आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आपके सामने जो मैंने चार्ट प्लेस किया है, अभी जो आपका ईरान और यूएस का वार हो रहा है, तो दिस इज द चार्ट ऑफ ईरान। और आप यहाँ पे इसका डेट ऑफ इंडिपेंडेंस वेरीफाई कर सकते हैं। सो द डेट आई हैव टेकन इज 1 अप्रैल 1979 एंड द टाइम इज 3 p.m. एंड आई हैव टेकन द कैपिटल सिटी एज द place. Lahiri Rashtriya is the Amansa I have used, and this is the chart, Lagna chart. ओके। तो जैसे आप सभी को पता है कि कोई भी कंट्री अगर बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है, तो फिर वो टाइम जो है उसके हाउसेस के साथ एक रिलेशनशिप प्लेस करेगा, है ना। यहाँ पे आप देखिए, जो दशा चल रहा है अभी, कौन सा दशा है, देख के एक बार बताइए। क्योंकि यहाँ पे आपका हाईलाइटेड हो गया है दशा, जुपिटर दशा। और जुपिटर दशा कब तक चलेगा? 8 जून 2027 तक। उसके बाद जो आपका अंतर्दशा चल रहा है, राहु का अंतर्दशा चल रहा है, और ये चलेगा 8 जून 2027, यानी राहु का जो अंतर्दशा है। आपको ये पता है कि जुपिटर के दशा में राहु का अंतर्दशा लास्ट होता है। और एक बार हम प्रत्यंतर दशा भी देख लेते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे जो प्रत्यंतर दशा भी चल रहा है वो भी लास्ट फेज का है, मर्क्यूरी का। यानी जुपिटर, राहु और मर्क्यूरी। तो जो बेसिक रूल्स है, जुपिटर, राहु और मर्क्यूरी, तो वैदिक में ये बताता है कि आपके टाइम के साथ 6, 8, 12 का स्वामी या उनसे लिंक्ड हाउसेस जो है लिंक नहीं होना चाहिए। अदरवाइज दैट विल बी ए वेरी बैड टाइम। तो आप देखिए, एट्थ लॉर्ड का जो है दशा चल रहा है, एट्थ लॉर्ड। और वो कहाँ बैठा हुआ है? वो व्यय भाव में एग्जल्टेड होकर बैठा हुआ है, दैट इज जुपिटर। एट्थ लॉर्ड का दशा। अंतर्दशा चल रहा है राहु का। और राहु कहाँ पे है? राहु लग्न में है शनि के साथ। और प्रत्यंतर दशा किसका चल रहा है? मर्क्यूरी का। और मर्क्यूरी जो है एट्थ में बैठा हुआ है, रेट्रोग्रेड होके। और ये जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस क्रिएट करते हैं लाइफ में। एक तो ये जो भी प्रॉब्लम देते हैं, वो प्रॉब्लम कोई शॉर्ट टर्म वाला होता नहीं है। इट इज ऑलवेज ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होने के साथ साथ एक रिपीट मोड पे उस प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ता है, रिपीटेटिव प्रॉब्लम। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट का एनर्जी को किसी भी तरीके से नॉलिफाई करना आसान नहीं होता है। इसीलिए राहु केतु के भी पावर को बहुत ज्यादा कहा जाता है। और आप देखिए, किसी भी कुंडली में जो लियो साइन है, लियो साइन कैपिटल सिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी हार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। और वहां पे शनि और राहु बैठे हुए हैं, एंड बोथ आर एनिमीज टू सन। और सूर्य का स्थिति भी कोई अच्छा नहीं है, सूर्य भी एट्थ हाउस में बैठा हुआ है। यानी क्या कॉम्बिनेशन है? आप देखिए, जो शनि आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में है,
वो ट्रांजिट चार्ट में कहाँ पे है? ट्रांजिट चार्ट में वो आके बैठा हुआ है 8 नंबर घर में। और जो लग्न का स्वामी है वो आके बैठा हुआ है लग्न कुंडली में 8 नंबर घर पे। यानी ये परिवर्तन का दौर है, बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर। तो मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी पर्टिकुलर दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में सबसे पावरफुल हमेशा प्रत्यंतर दशा होता है, क्योंकि वो इवेंट को इंडिकेट करता है। अंतर्दशा जो है इवेंट को भी इंडिकेट करता है, और उसके साथ साथ में आपका एनवायरनमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है और वो इवेंट क्यों होगा उसके लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। दशा लेकिन एक ओवरऑल पीरियड को बताता है, बहुत लार्ज पीरियड को। फिर भी हम अगर शुरू करेंगे तो मैं बार बार कहता हूं कि प्लानेट अपने दशा अंतर्दशा में अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। तो अभी हम नक्षत्र स्वामी का ही रिजल्ट देखेंगे। तो किसका प्रोमिनेंट रिजल्ट होगा? प्रोमिनेंट रिजल्ट होगा प्रत्यंतर दशा का, क्योंकि वो करंट इवेंट को सिग्निफाई करेगा। प्रोमिनेंट रिजल्ट तो आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए, जुपिटर, राहु और मर्क्यूरी। ईरान का चार्ट मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया है, द चार्ट ऑफ ईरान। जुपिटर, राहु एंड मर्क्यूरी। तो हम लोग हमारा रूल अप्लाई करते हैं कि एक्चुअल में क्या ये जो वार का इवेंट चल रहा है उसको ये दशा इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग इंटरप्रिटेशन बाद में करेंगे, हम जाके रूल को देखेंगे कि क्या कौन से हाउसेस हैं जो एक्टिवेट हो रहे हैं। तो मैं अंतरदशा से शुरू नहीं करूंगा, मैं प्रत्यंतर दशा से शुरू करूंगा, क्योंकि आप साथ साथ में रूल्स को भी याद रखिए। कोई भी इवेंट आपको प्रेडिक्ट करना है या कोई इवेंट के वैल्यू को समझना है, तो जो इवेंट कराने वाला प्लैनेट है प्रत्यंतर दशा, उस स्वामी का रिजल्ट को आपको देखना पड़ेगा। तो मैं सीधा जाऊंगा प्रत्यंतर दशा स्वामी। अगर आप साथ में नोट नहीं लिख रहे हो तो आपको एस्ट्रोलॉजी समझने में काफी टाइम लगेगा, तो मेरा रिक्वेस्ट है साथ में कुछ कुछ लिखा करिए। थर्ड हाउस का स्वामी जो है नैसर्गिक कालपुरुष कुंडली में मर्क्यूरी होता है। जितने मैथमेटिकल फॉर्मूला है आपका एस्ट्रोलॉजी में, उसका कारक मर्क्यूरी है, लिखने का भी कारक मर्क्यूरी है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा लिखा करिए अगर आपको एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर बनना है, एंड इट इज नॉट वर्थ रिपीटिंग। तो आप देखिए मर्क्यूरी अगर आपका यहाँ पे इस तरीके का कंडीशंस कर रहा है प्रत्यंतर दशा वाला, और मर्क्यूरी के दशा में ही ये युद्ध जो है हुआ है, तो मर्क्यूरी का पूरा रोल है यहाँ पे आप देखिए। और यहाँ पे 8 जून तक जो है मर्क्यूरी का पीरियड चल रहा है, 8 जून तक। और जुपिटर जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप देखिए जुपिटर के बाद शनि का दशा आएगा, और शनि का भी स्थिति चार्ट में सही नहीं है। तो इसीलिए जो फॉर्मूला मैं बताया हूं उसको हम अप्लाई करते हैं। तो एक प्लानेट अपने दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में प्रोमिनेंटली अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। सबसे पहले नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है, और उसके बाद जहां पे वो बैठा हुआ है उस स्थान का रिजल्ट देता है। तो आप देखिए इस चार्ट में राहु का नक्षत्र स्वामी कौन है? शुक्र जो है राहु का नक्षत्र स्वामी है। ऐसे ही मर्क्यूरी का भी याद रख लेते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी का प्रत्यंतर दशा चल रहा है। तो मर्क्यूरी का प्रत्यंतर दशा स्वामी मर्क्यूरी शनि का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। यानी शनि और राहु का अगर हम लेंगे तो शुक्र, और जुपिटर का आप देखिए उनका भी जो है शनि है। तो शनि का प्लेसमेंट और जो आपका शुक्र का प्लेसमेंट है वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो गया यहाँ पे। तो जो प्लानेट है वो अपना रिजल्ट भी देंगे। तो आप देखिए शनि और राहु कौन से हाउस में बैठे हुए हैं? लग्न में बैठे हुए हैं शनि और राहु। यानी लग्न से रिलेटेड रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसे ही शुक्र का बात करेंगे तो शुक्र भी केतु के साथ में है, ऐश्वर्य जो है केतु के साथ में है, और सेवेंथ हाउस का भी रिजल्ट मिलेगा। ये प्रोमिनेंट रिजल्ट है 1 7।
तो वन जो है पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। सेवेंथ आपका ओवरऑल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये वाला हाउस एक्टिवेट होगा, दैट्स टू राहु और केतु के प्रभाव में। और सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी इवेंट जब प्रोमिनेंटली होता है तो ट्रांजिट में भी वो इवेंट आप देख सकते हो। तो मुझे कुछ कहना नहीं है यहाँ पे, आप सिर्फ देख सकते हो राहु का पोजीशन कहाँ पे है और केतु का पोजीशन कहाँ पे है। जस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट। यानी केतु राहु के जगह पे है 5 नंबर साइन में, और राहु जो है केतु के जगह पे है। तो ये हाउसेस को एक्टिवेट करना उनके लिए बहुत ही आसान हो गया, 1 और 7। अब हमें अगर 1 और 7 का रिजल्ट मिलेगा नक्षत्र स्वामी के टर्म पे, तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि किसी भी हाउस का रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके लिए मैंने कई सारे कॉम्बिनेशंस बताए थे। तो हम देखते हैं क्या इनमें से कोई ज्ञाति कारक है, यानी जो आपका सबसे प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट है, क्या इनमें से कोई उस तरीके का प्लैनेट है। तो आप यहाँ पे देखिए, जो ज्ञाति कारक प्लैनेट है वो कौन है। हाँ जी, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है ज्ञाति कारक। और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, और टाइम के हिसाब से सबसे पावरफुल प्लैनेट भी मर्क्यूरी है, इजंट इट। तो आप देखिए मर्क्यूरी जो है ज्ञाति कारक, रेट्रोग्रेड, और साथ में जो है प्रत्यंतर दशा का स्वामी और नीच, यानी जितने खराब चीज हो सकते थे वो सारे जो हैं मर्क्यूरी रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बार बार कहता हूं डेबिलिटेटेड प्लैनेट बहुत ही खतरनाक होते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट ये कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से खत्म होने नहीं देते हैं, इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। साथ में अगर प्रत्यंतर दशा का स्वामी है तो जो भी नक्षत्र लॉर्ड होगा उसका उसका प्रोमिनेंट रिजल्ट देगा। और हमने जो है मर्क्यूरी का प्रोमिनेंट रिजल्ट यहाँ से देख लिया, उसका नक्षत्र स्वामी शनि, और वो भी जो है उस साइन में है जिस साइन को हम राजधानी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा डेवास्टेशन अगर ईरान में कहीं पे हुआ है, दैट इज तेहरान, जो उसका कैपिटल सिटी है। और एक्टिवेशन इसी को कहते हैं, क्योंकि आप देखिए शनि का अगर हम गोचर देखेंगे तो दैट शनि इज ऑल्सो इनटू दिस हाउस, 8th हाउस, परिवर्तन का दौर है। और वो आके किसके साथ मिल रहा है, नीच के मर्क्यूरी के साथ, और साथ में अपने चिर दुश्मन मंगल और सूर्य के साथ, मंगल और सूर्य के साथ। और ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं यहाँ पे इस तरीके का डेवास्टेशन शुरू कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स। जुपिटर दशा स्वामी है, व्यय भाव में एग्जल्टेड है। तो कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि जुपिटर बड़ा अच्छा प्लैनेट है, जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो कई कई बार गलतफहमी में आपको नहीं रहना चाहिए। कोई भी अच्छा या बुरा प्लैनेट जानने के लिए आप फिर से कॉमन फॉर्मूला यूज करोगे कि वो कौन से हाउस का स्वामी है। तो आप देखिए 8th का स्वामी है जुपिटर, और 5th का स्वामी है, एक अच्छा हाउस और एक बुरा हाउस। 8th और 12th का रिलेशन, तो ये भी जो कॉम्बिनेशन है इसको हम विपरीत राज्यों कहते हैं, यानी 8th का लॉर्ड 12th में आ जाए। लेकिन एक्सल्टेड का मतलब है दिस इज द टाइम ऑफ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप अगर नोट करेंगे इसी पर्टिकुलर दशा को, तो ईरान के ऊपर काफी सारे सैंक्शन यूएस ने काफी दिन से लगाया हुआ है। और ये सारे जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ट्रांजिट चार्ट में, जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस है वो आपके समुंदर को लेके है, लड़ाई को लेके है। सैटर्न जो है ऑयल को रिप्रेजेंट करता है, राहु भी लिक्विड के कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा खतरनाक होता है। क्या कॉम्बिनेशन, जब भी कोई अग्नि तत्व का प्लानेट जल तत्व में कॉम्बिनेशन बना ले, या चार्ट में जो भी प्लानेट आपके अग्नि तत्व राशि में है वो जल तत्व के कंडीशंस में आ जाएं, तो इकोनॉमिक टर्मोइल को भी बताता है।
इससे पहले भी एक वीडियो में जब एआर के काफी सारे एक्सीडेंट्स वगैरह हुए थे तो मैंने बताया था कि कैसे अग्नि तत्व का प्लानेट का मूवमेंट अग्नि तत्व राशि में और कोई एरी प्लानेट का जल तत्व राशि में मूवमेंट बहुत ही ज्यादा डेवास्टेशन लाता है। और किसके लिए डेवास्टेशन होगा? डेफिनेटली जो भी कंट्री जिनका आपका लगन जो है अग्नि तत्व में होगा, तो केतु का प्रेजेंस वहां पे काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को आप छोड़ दीजिए, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में भी आप जब देखोगे तो ये राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो ट्रांजिट कब होगा? दिसंबर के एंड में होगा। और अगर मर्क्यूरी का हम नेगेटिव प्रभाव को यहाँ पे फोकस में रखें कि मर्क्यूरी किस तरीके का रिजल्ट देगा, तो मरकरी अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट दे रहा है। शनि और राहु का कॉम्बिनेशन पहले से ही आ रहा था जब हम राहु का अंतर्दशा देख रहे थे और मरकरी का प्रत्यंतर दशा देख रहे थे। और ये कम से कम ये जो प्रत्यंतर दशा खत्म होगा तब तक तो ये चलेगा, यानी 8 जून 2026 तक आप जो है ये वार खत्म होगा ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हो। इट विल डेफिनेटली कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ दिस महादशा। और जुपिटर खर्च का कारक होता है, जब भी 12th में होता है ह्यूज खर्च। और अगर हम जुपिटर को दशा लॉर्ड लेके इसको फर्स्ट हाउस बना देते हैं तो आप देखिए जुपिटर अगर प्राण है तो राहु काल है। जुपिटर अगर प्रोस्परिटी है तो राहु प्रोस्परिटी का नाशक है। जुपिटर के टर्म पे गुरु चंडाल योग होता है। तो आप देखोगे जुपिटर के दशा में राहु का अगर हम पोजीशन देखेंगे नाटाल चार्ट में तो कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है? 212 रिलेशनशिप। यानी राहु इज सेकेंड फ्रॉम जुपिटर। सेकेंड जो है पैसे का कारक होता है। 212 का मतलब है उसी का नाश, फाइनेंशियल लॉस। हम लोग कोई भी प्लानेट को लॉस और प्रॉफिट इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका पोजीशंस के साथ डिस्पोजिटर का बहुत बड़ा रोल होता है, साइन का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये सारे कॉमन सेंस है। अगर प्लानेट अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है, अगर प्लानेट अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है, अगर प्लानेट के ऊपर शुभ ग्रहों का दृष्टि संबंध है, अगर उस प्लानेट के साथ किसी भी तरीके का अच्छे दशा में जुड़ा हुआ प्लानेट का संबंध है तो प्लानेट आपके लिए अच्छा। और अगर उस प्लानेट के साथ किसी भी तरीके से नेगेटिव प्लैनेट्स यानी 6, 8, 12 का स्वामी या ज्ञाति कारक या बाधक इनके कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत ही खराब स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। इतना अगर आप समझ गए तो आप अपने अच्छे टाइम और बुरे टाइम को समझ सकते हो। आप यहां पे देखो, जो आपका समय का कारक ग्रह है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो है बहुत ही ज्यादा एफ्लिक्टेड है। और एफ्लिक्शंस का मैं रीजंस बता दिया हूं, जो भी नोट किया होगा वो चेक कर सकता है। मर्क्यूरी के बाद जो प्लैनेट अभी ज्यादा इफेक्ट करेगा वो है राहु, क्योंकि राहु अंतर्दशा का स्वामी है। और आप अगर जुपिटर से काउंट करेंगे तो आप देखिए जुपिटर से मर्क्यूरी जो है, जुपिटर के ही साइन में है लेकिन डेबिलिटेटेड मर्क्यूरी के ऊपर जुपिटर का 9th एस्पेक्ट है। 9th। अब अच्छा और बुरा जो भी समझते हैं मैं उनको पहले बताना चाहता हूं कि कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो आपके लिए योग कारक बनते हैं, यानी वो ट्राइन और केंद्र हाउसेस के स्वामी होते हैं। अगर वो ट्राइन और केंद्र हाउस के से स्वामी नहीं है और एक अच्छे हाउस और एक बुरे हाउस का स्वामी है, बुरे हाउस में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर बुरे प्लैनेट्स का दृष्टि संबंध बन रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो प्लैनेट एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर के ऊपर कौन कौन से प्लैनेट का दृष्टि है, आप में से कोई अगर बताना चाहे? कौन से प्लैनेट का एसोसिएशन है जुपिटर के साथ?
इतना पढ़े हो आप लोग, कोशिश करो, क्योंकि धीरे धीरे हमें ये भी देखना होगा कि जो है प्रैक्टिकली चीजों को समझा जाए। कोई कुछ बोल रहा है? अनम्यूट करके बोलिए। हेलो। आपको सुनाई दे रहा है ना आवाज? आप लोगों का लेकिन आवाज सुनाई दे रहा है मुझे। सर, जुपिटर का एसोसिएशन सन, मार्स और मर्क्यूरी के साथ तो डेफिनेटली है, क्योंकि हम्म। जुपिटर के घर में ये तीनों प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। एस्पेक्ट किसका है? वैदिक। ठीक है, वैदिक में बात हो रहा है। कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट है कनेक्शन से जुपिटर के साथ डायरेक्ट? तो अब देखिए, जुपिटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन राहु और केतु का है। ठीक है, क्योंकि राहु एक रेट्रो प्लैनेट है, तो बाय डिफॉल्ट राहु कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट हाउस पे भी और ट्वेल्थ हाउस पे भी रहेगा, है ना। ऐसे ही शनि भी रेट्रो है, तो शनि का भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है जुपिटर के साथ। केतु का पोजीशंस जो है 10th और 11th में है, क्योंकि केतु भी रेट्रो है। तो इसीलिए जुपिटर के साथ शनि का, केतु का, राहु का, और अगर हम मर्क्यूरी का बात करें तो मर्क्यूरी ट्राइन कनेक्शंस में आ रहा है। वैदिक में मैं इसको नहीं कहूंगा, बीएनएन में इसका कनेक्शंस है। और अगर मैं डिग्री वाइज इनको अरेंज करूं, जो आपका ट्राइनल कंडीशंस हैं, है ना, तो आप उसमें भी ये कंडीशंस देख सकते हो कि जो आपका टाइम के प्लैनेट्स हैं वो दोनों कनेक्टेड हैं जुपिटर के साथ। और जुपिटर खुद ही बहुत ही ह्यूज प्लैनेट है, और वो एक्सल्टेड होकर 12th में बैठा है, विच इज नेवर ए गुड साइन। एक्सल्टेड का मतलब आप समझो कि अगर खर्च का कारक कोई बनेगा तो कोई छोटा मोटा खर्च नहीं कराएगा, इट विल क्रिएट ए ह्यूज लॉस। तभी मैं कहता हूं जुपिटर का जिसका खाली एस्पेक्ट होता है 12 हाउस के ऊपर, वो लोग शादी ब्याह में, कोई भी ऐसे इवेंट्स में दिखावा करने के लिए इतना ज्यादा खर्च कर लेते हैं, बाद में वो पछताते हैं, मुझे इतना ज्यादा दिखावा नहीं करना था। ये जुपिटर का पावर है। बड़े प्लानेट का मतलब ही यही है। जुपिटर के बारे में कहा जाता है वो जिस हाउस में बैठता है उसका नुकसान पहुंचाता है। तो आप देखो, नुकसान जब पहुंचाएगा कोई भी प्लानेट, तो यहाँ पे चंद्रमा का स्थिति को आप देख सकते हो। चंद्रमा एक्सल्टेड तो है, लेकिन उसके ऊपर शनि का दृष्टि है। उसके ऊपर जो है केतु का भी दृष्टि संबंध बन रहा है, क्योंकि केतु जो है 6th हाउस से भी देखेंगे तो आप देखो, एक हिसाब से चंद्रमा के साथ 6th हाउस के लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बन गया। चंद्रमा के साथ जो है राहु का मतलब 12th का भी कॉम्बिनेशन बन गया। चंद्रमा के साथ जुपिटर का भी कॉम्बिनेशन बन गया, जो कि 8th का लॉर्ड है। और चंद्रमा के आसपास में कोई भी अच्छा प्लैनेट है नहीं, जिसको केमद्रुम योग हम कहते हैं। अब कोई सेम चीज को कहेगा कि चलो सर, इसको हम केपी में भी देखते हैं एक बार। तो बताइए, पीस का हाउस कौन सा है? हाँ जी। फोर्थ हाउस। 4th हाउस। और पीस को डिस्ट्रॉय करने वाला हाउस कौन सा होगा? मार्स। इधर मैं कॉस्ट दिखाया आपको, दिख रहा होगा ना। छोटा सा एक फॉर्मूला है ना, केपी के लिए यूज कर लीजिए। जो भी हाउस का रिजल्ट आपको चाहिए, उसका सब लॉर्ड, एस एल लिखा हुआ है ना, एन एल नक्षत्र लॉर्ड है, एस एल सब लॉर्ड है, एस एस एल सब सब लॉर्ड है। एस एस एल पे हम जाएंगे नहीं, हमारा पूरा फोकस एस एल पे होगा, इवेंट का रिजल्ट देने वाला प्लानेट। तो पीस कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे इस चार्ट में? राहु। ठीक है, राहु विल प्रोवाइड द पीस। और उससे 12th में जो रहेगा वो आपको उस पीस को डिस्ट्रॉय करेगा।
तो राहु के पीछे कौन है थर्ड हाउस का एसएल सब लॉर्ड? Saturn. सैटर्न। और हमने अब देखा भी था रिजल्ट के टाइम में मर्क्यूरी का रिजल्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? सैटर्न। और मर्क्यूरी क्या था? प्रत्यंतर दशा स्वामी, इवेंट का सबसे बड़ा जो कारक प्लानेट होता है, समय का प्लानेट, जो एक्चुअल में लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव अपने दम पे दे सकता है। जब मैंने मर्क्यूरी के बारे में बताया तो रेट्रोग्रेड भी बताया, ज्ञाति कारक भी इसको बताया, नीच का प्लानेट भी बताया, 8 में बैठा हुआ प्लानेट, और अल्टीमेटली एक मारक प्लानेट। यानी मरकरी कोई भी एक खराब गुण से वंचित नहीं है पूरे चार्ट में। किसी को भी अगर ये समझ में आ रहा होगा समझ जाएगा। मैंने बताया था छठे हाउस के साथ कौन से हाउस का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है? तो हमेशा भवत भावम को याद रखना है, उसी हाउस से उतना ही कैलकुलेट कर लेना, छठे से छठा, 11th। स्वामी कौन है उसका? मर्क्यूरी। मारक हाउस कौन कौन से होते हैं? 2 और 7th। सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। जो आपका थर्ड हाउस है वो 8 से कनेक्टेड है, 8 to 8। यानी जो भी आपके लाइफ में चेंजेस होगा वो चेंजेस को आप 8 से भी देखोगे और आप थर्ड से भी देखोगे। तो आप देखो थर्ड का स्वामी वीनस, वो भी आके वो राहु केतु के कॉम्बिनेशन में बैठा हुआ है। तो जो परिवर्तन होगा वो आपके एक्चुअल में एफ्लुएंस, वीनस जिसका कारक होता है उसी को ही खराब कर देगा। सिंपल सा रूल है, वीनस केतु बैठ जाए तो रिलेशनशिप का इश्यूज, आपके एफ्लुएंस में कमी, और वीनस केतु का कॉम्बिनेशन का मतलब उजाड़ वाला जो स्थिति है वो है। तो आप देखो सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहे हैं, मारक दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है क्योंकि मरकरी वीनस के साथ है। और ये तभी एक्टिवेट होता है जब ये फर्स्ट और सेवेंथ में बैठा हुआ सारे प्लैनेट्स इन चीजों के साथ रूबरू होते हैं। तो आप देख लो शनि आ गया मर्क्यूरी के पास ट्रांजिट चार्ट में, राहु केतु एक्सिस में है ट्रांजिट चार्ट में, जुपिटर उसी मर्क्यूरी के साइन में है ट्रांजिट चार्ट में, 12th का लॉर्ड आके 6 से 6 में बैठ गया। तो ये बहुत ही बुरा स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद दी वे दे आर फाइटिंग, उसके पीछे अगर कोई कारण ढूंढेगा तो आपके जो साहस है पराक्रम है कहाँ से देखा जाता है? Third house. थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से। तो थर्ड हाउस का जो स्वामी है वो सैटर्न के साइन में बैठा हुआ है एंड एस्पेक्टेड बाय सैटर्न। और केतु जिस भी साइन में बैठता है उसके साइन लॉर्ड की तरह बिहेव करता है। और अगर फाइटिंग का बात हो तो राहु केतु से बड़ा फाइटर कोई भी नहीं है। राहु छद्म युद्ध करता है और केतु जो है वो बिना सोचे विदाउट हेड वाला जो लड़ाई है, आगे पीछे नहीं सोच के लड़ाई करने वाला स्थिति जो है वो केतु प्रोवाइड करता है। तो आप देख लो राहु का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि जो आपका लड़ाई हो रहा है उस लड़ाई में एक हिसाब से चाइना और रसिया बाहर से थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ईरान का जो वारफेयर है ढंग से आप देखोगे तो आज जो यूएस का F-35 बम्बर है उसको भी उन्होंने जो है अटैक करके एक हिसाब से रिपेयर जरूरत है। यानी जो कहते थे कि इस पर्टिकुलर जहाज को रैडर कैच भी नहीं कर सकता है उसको आज उन्होंने मार गिराए हैं। काफी सारे प्लेन्स यूएस का जो है इस युद्ध में तबाह हो चुका है। यूएस के जो एम्बेसीज थे, जो ऑफिसेस थे, जो बिजनेस हाउसेस बड़े बड़े खाड़ी के देश में कहीं पे भी थे,
हर जगह पे ईरान ने कोहराम मचाया हुआ है और अपने साइंस और टेक्नोलॉजी का वो वैल्यू दुनिया को दिखा रहा है। यानी आप सोचो, जैसे इजराइल को यूएस साथ दे रहा है, ऐसे मानो ईरान को खाली रसिया या चाइना खुल के उतना हेल्प कर देते तो अब तक पूरे विश्व का हालत खराब हो चुका होता। जैसे यूक्रेन को यूएस हेल्प कर रहा है या नाटो के कंट्रीज हेल्प कर रहे हैं, उस तरीके से रसिया और चाइना ही कल कह दें कि जी हम ईरान के साथ हैं, तो ये लड़ाई जो है बिल्कुल उल्टा दिशा में चला जाएगा। जो ट्रम्प ने पूरे दुनिया भर में अभी सभी के खिलाफ तारीफ लगाया था, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देता था, कोई भी कंट्री के लोगों को डिपोर्ट करना है तो चेन में बांध के भेज देता था, सभी को इल्टरेट कर रहा था। ये जो मोदी जी हमेशा ट्रम्प ट्रम्प करते थे, उनके बारे में अनाप शनाप बोलना, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके बारे में ट्रम्प खराब नहीं बोलता है, और ऐसा कोई इंसान नहीं जो ट्रम्प के बारे में खराब नहीं बोलता है। और वो कहते नहीं, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वो ईरान को उतना ही सपोर्ट खाली मिल जाए तो आप समझ जाओ कि आपका जो भी आज के डेट में बादशाहत है यूएस का, वो बादशाहत ही खत्म हो जाएगा। और वो टेक्निकली ऐसे प्लान्स कर रहा है ईरान विद द सपोर्ट ऑफ चाइना एंड रसिया, जो आगे चल के पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी का डायरेक्शंस को तय करेगा। उसमें से एक एग्जांपल ये है कि वो कह रहा है कि मेरे से आपको जितना ऑयल लेना है ले जाओ, या मेरे थ्रू जो हार्मोज है वहां से अगर आपको ऑयल लेना है, यू हैव टू पे इन द युआन करेंसी, चाइनीज करेंसी में पे करो। और यूएस का अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे, शेयर मार्केट को देखोगे, तो जिस तरीके से इंडियन शेयर मार्केट बर्बाद हो रहा है, इन द वेरी सेम मैनर डाउ जोन इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग। आगे चल के वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आगे चल के वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और यूएस जिस पर्टिकुलर बॉन्ड को लेके और जो आपका डॉलर का वैल्यू है उसको लेके बहुत ज्यादा खुश होता था, इट विल बी ए डायरेक्ट अटैक ऑन द करेंसी एंड द इकोनॉमी ऑफ यूएस। और अगर ये जून तक चल गया ये लड़ाई, जैसे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, इट विल नेवर एंड बिफोर दिस मर्क्यूरी प्रत्यंतर दशा एंड्स। जुपिटर दशा में जो तबाही मचाना है वो मचा के जाएगा। एंड जुपिटर इज ए लार्ज प्लानेट, तो फॉरेन कंट्रीज को भी हम कहां से देखते हैं? 12th हाउस से, है ना। किसी भी कंट्री के चार्ट से अगर फॉरेन कंट्री को देखना है, 12,000। 12th हाउस से देखते हैं। तो ये जुपिटर का जो भी स्क्रिप्ट हम बात कर रहे हैं, ह्यूज प्लैनेट है, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा सफर करेगा, खाली वो सफर नहीं करेगा, ऑल द फॉरेन कंट्रीज विल सफर बिकॉज ऑफ दिस प्लेसमेंट, डेफिनेटली सफर करेंगे। और मर्क्यूरी ऐसे भी बिजनेस का कारक है, तो यहाँ पे ये तबाही जो है बिजनेस को तबाह करेगा, और उसका इफेक्ट दिखने लगा है। द क्रूड ऑयल हैज टच्ड $120 पर बैरल, 156 लीटर का जो आपका यूनिट होता है उसी का अकॉर्डिंग $120 तक गया है। एंड पीपल आर प्रिडिक्टिंग इट कैन मूव अप टू $200। गैस सिलेंडर का जो हाल है वो सभी को पता है, इंडिया में बड़े बड़े मंदिर जहाँ पे आपको दिन में और शाम को प्रसाद मिलता था, वो प्रसाद बनाना बंद कर दिए हैं। जो गरीब लोग हैं सिलेंडर जो भरते हैं 1-1 किलो के रेट पे, 100 रुपए कभी रेट हुआ करता था, ब्लैक में 500-700 रुपए का पर किलो भर रहे हैं। और जो दुकान वाले जो कमर्शियल सिलेंडर भी यूज करते थे, उनका सप्लाई भी डामाडोल है। कभी हमें सुनाई देता है कि 2 जहाज आज आ गए, 28 और आएंगे, लेकिन वो आएंगे और आ जाएंगे, इसी के रियल इम्पैक्ट को आप ग्राउंड में उतर के देख सकते हो। तो इट इज नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली यूएस, इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, द वर्ल्ड इज गोइंग टू सफर। जो मोदी जी कभी कहते थे कि जब डॉलर बढ़ता है और रुपया गिरता है तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है, और उसका कारण जो है वो गवर्नमेंट होता है। और जब वो ये डायलॉग मारते थे तब आपका डॉलर का वैल्यू जो है 60 रुपए 62 रुपए हुआ करता था,
और उनके वो पुराने वीडियोज जो है पूरे देश में सर्कुलेट होता रहता है। और अभी आप रेट देखेंगे तो 93 रुपीज के आसपास है डॉलर। और ये युद्ध जैसे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ जून तक चलेगा, तो आप देखना $200 पे तो रेट हो जाएगा। और हमारा जो इंडियन करेंसी है, इट विल डेफिनेटली टच दैट 100 सेंचुरी बनाएगा। संजू सैमसन नहीं बना पाए। ठीक है, वी आर गोइंग टू हैव इट। तो एस्ट्रोलॉजी कभी फेल नहीं होता है। प्रभा जी, लॉन्ग टर्म विन या लॉस कहाँ से देखेंगे? वो लॉन्ग वॉर टर्म भी 12th हाउस से देखा जाता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट का हाउस है। दैट इज ऑलवेज 12th हाउस। मैंने आपको एक नहीं, बढ़िया बात ये बताया था। वॉर की बात बोल रही हूँ कि ईरान लॉन्ग टर्म जो ये लंबा चलेगा, तो इराक के सामने तो वो 10 साल के बाद भी ईरान वन। सो इन दिस केस इफ इट गोज ऑन फॉर अ फ्यू इयर्स, हु विल कम आउट अहेड? एक्चुअल में जो ईरान का स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और जो ईरान को सपोर्ट मिल रहा है रसिया का या चाइना का, बात समझ रहे हैं? जी। इराक के लिए वो वाला कंडीशन नहीं था। इराक वाज ए वन साइडेड वॉर। और आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को देखते हैं, करंट हिस्ट्री को देखते हैं, ये यूएस जहां जहां पे भी कुछ पाने के चक्कर में गया है वहां से वो एक्चुअल में उल्टा पांव वापस आया है। बी इट अफगानिस्तान, बी इट आपका म्यांमार या इराक, हर जगह पे वो पहले कूद जाता है और उसके बाद वहां से वो भाग निकलता है। सर इवन कोई, वियतनाम की लड़ाई इतनी छोटी हाँ, सी कंट्री। वियतनाम का भी यही हाल है ना। और साथ में जो भी उनके वार पावर था वो दिखा दिए। देयर इज ओनली वन पावर जिसका यूज अभी बाकी है, और वो है न्यूक्लियर वार पावर, है ना। वही एक चीज है जो इस युद्ध को खत्म कर सकता है, लेकिन इट विल इनिशिएट द वर्ल्ड वार। ये ईरान से बढ़ के आगे चला जाएगा। अब बाकी जितने आप बमबारी कर लो, जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रेटेजिकली प्लान किया है, वो प्लान को आपको समझना होगा। तो आप देखिए, कभी भी किसी के प्लान को समझना है तो आपको कुछ प्लैनेट्स के ऊपर ध्यान देना है। सीक्रेट प्लानिंग कहाँ से देखेंगे? 8th हाउस। 8th हाउस। 8th हाउस से। तो 8th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अगर उनका आप एनर्जी देखोगे, दे आर नॉट लेस पावरफुल। मर्क्यूरी को छोड़ दो, आप बाकी को देखो। 8 का लॉर्ड एक्सल्टेड है, ठीक है। एंड इट हैज ऑल्सो एस्पेक्ट ऑन द 8th हाउस, अपने ही हाउस को दृष्टि डाल रहा है। साथ में सूर्य जो फर्स्ट साइन में एक्सल्टेड होता है, इट इज वेरी नियर टू द एक्सल्टेशन साइन। और मंगल का भी आपको कॉम्बिनेशन पता है, मंगल शनि के हाउस में एक्सल्टेड होता है। एंड हियर मार्स इज ऑल्सो वेरी नियर टू दैट साइन ऑफ सैटर्न। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बताता है कि किसका, अगर किसी तरीके का हम ऐसे वारफेयर करें जहां पे छिप के वार करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, और 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा होगा, तो आप समझ जाओ कि उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखता है। और ट्रम्प अभी बोलने लगा है कि द ईरानियन पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, दे हैव वेरी हाई आईक्यू, बट दे आर ऑल्सो वेरी बैड पीपल। इस दुनिया में उस गुड़बक से ज्यादा खराब इंसान कोई भी नहीं है। हो सके वो एप्स्टीन फाइल के जो वीडियोज वगैरह है वो सामने आने से पहले उसने अपना इज्जत को बचाने के लिए लड़ाई किया है इजराइल के साथ मिलके। और ये जून तक बच जाएगा। जून के बाद लेकिन इसके हालत बहुत ही खराब होंगे। और यूजुअली देखा जाता है कि जब जुपिटर जैसा प्लैनेट 12th में हो, एक्सल्टेड हो, तो फिर जुपिटर को किसी ना किसी तरीके से हम जीवन का भी कारक मानते हैं। और ईरान का इतिहास है, इट इज ए फाइटर नेशन, इट इज एन इंटेलिजेंट नेशन, एंड दे विल डेफिनेटली बाउंस बैक। वो इराकी नहीं है। और उन्होंने जिस तरीके से अपना वारफेयर अभी तक किए हैं, उन्होंने ये शो कर दिया है कि दे आर नॉट सच कंट्री जिनके बारे में आप अनाप शनाप बोल के उनको चुप करा सकते हो। दे वेरी रेजिलियंट सर। एंड दे आर शोइंग इट। They have the रेजिलियंस कौन से maximum प्लैनेट से देखा जाता है? सर
रेजिलियंस कौन से प्लानेट से देखा जाता है, कौन से हाउस से देखा जाता है कि इंसान बहुत सैटर्न। ही रिजिलियंट है? सैटर्न। सैटर्न इज द कारक ऑफ रेजिलियंस। तो जिसके दिमाग में सैटर्न हो ना, सैटर्न लगन में होता है, तो लोग कहते हैं कि सच पीपल आर वेरी रिजिड, वेरी रूड। और मैं बार बार कहता हूं, अगर मैलेफिक केंद्र का स्वामी बन जाए तो बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। अच्छे इन द सेंस, रेजिलियंस तो देंगे ही देंगे। सैटर्न यहाँ पे देखिए, सेवेंथ हाउस का स्वामी है और लगन में आके बैठा हुआ है, नीच अवस्था में बैठा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर वीनस का दृष्टि है ना? जी सर। तो क्या करता है? नीच भंग। मैंने उस दिन भी बताया था, कोई भी प्लानेट हाउस वाइज भी नीच हो, साइन वाइज भी नीच हो, चंद्रमा से अगर वो बैठ जाए स्क्वायर में, या लगन से स्क्वायर में बैठ जाए, तो नीच भंग होता है। तो दे विल डेफिनेटली बाउंस बैक। ये युद्ध और 15 दिन चला तो बहुत सारे देश ही जाके कहेंगे भाई लड़ाई बंद कर दो, क्योंकि इट इज नॉट इजी। अभी आप देखना, जो सिचुएशन एक्चुअल में कोरोना के टाइम में हुआ था, वी आर गोइंग टू हैव ए सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन। क्योंकि लगभग 3.5 लाख इंडियंस जो आपके ये खाड़ी कंट्री, 17 कंट्री हैं उनमें काम करते हैं, वो 3.5 लाख वापस आ चुके हैं। और बाकी फ्लाइट नहीं मिल रहा है तो नहीं आ पा रहे हैं। अगर ये 1 महीना और चला तो कम से कम 10-12 लाख रुपए लोग तो ऐसे ही वापस आ जाएंगे। एंड 10-12 लाख आ जाएंगे का मतलब है दे विल हैव एन इम्पैक्ट ऑफ मोर देन 2 करोड़ पीपल। उनका जो फैमिली रिश्तेदार हैं जो आगे चल के जाने वाले होंगे, वो सारे जो है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही हुआ है उस एरिया में, उसको बनाने बनाने में ही और 1-2 साल लग जाएगा। सर कुवैत की ऑयल रिफाइनरी तो बोल रहे हैं 5 से 10 साल लग जाएंगे। वो तो लग जाएगा, लॉन्ग टर्म वाला बात है। वो सिर्फ ऑपरेशन कराने के लिए भी उनको 3 महीना 4 महीना चाहिए, 10% 20% ऑपरेशन के लिए। और अभी तो कल जो है, जैसे ही इन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया, उसके ऑयल फील्ड के ऊपर, तो ईरान ने भी कुवैत के ऊपर अटैक किया। तो ट्रम्प बोल रहा है कि हम लोग गलती से कर दिए, हमें ये नहीं पता था, इजराइल हमें बिना बताए कर दिया, और आगे से हम ऐसे स्ट्राइक नहीं करेंगे, है ना? तो हमेशा कहा जाता है कि आपस में जो लड़ाई है ना, उसको आपस में ही बात करके निपटा देना चाहिए। जैसे हम लोग को बंदर वाला स्टोरी सुने हैं, दो बिल्लियां जब लड़ते हैं और तो बंदर को बंदर का अगर फायदा उनका होता जज है। बना दिया जाए तो बंदर उसका फायदा उठाता है। दी मुस्लिम कंट्रीज आर एक्चुअली हैविंग सच ए कैच 99 सिचुएशन नाउ। उन्होंने सोचा कि भाई यूएस को बुला लेते हैं, वो हमारा डिफेंस भी देखेगा, वो हमारे यहाँ पे आराम से अपना जो है वारफेयर के लिए हेडक्वार्टर्स बनाएगा और हमें जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे दुनिया का जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एजेंसी कहा जाता है, 8 हाउस वाला एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी, इजराइल का जो मोसाद है, वो वो बहुत ही साथ। इंटेलिजेंट। वो क्या कर रहा है, बीच बीच में जो है कुवैत के ऊपर या किसी के ऊपर भी अटैक कर रहा है, जो ईरान कह रहा है कि हमने नहीं अटैक किया, इसने किया है। वो ये कहना चाहता है कि भाई ईरान ने अटैक किया तो आप लोग भी ईरान के ऊपर अटैक करो, यू फाइट अमंग योरसेल्फ। तो बड़े लेवल पे जो राजनीति चलता है, वो राजनीति को राहु रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? सर जो नेतन्याहू के डेथ रूमर्स आ रहे हैं थ्रेड्स पे और इंस्टाग्राम अभी पे। उसका भी देख लेंगे, इजराइल का भी देख लेंगे। नेतान्याहू अपने आप को जिंदा है प्रूव करने के लिए कॉफी शॉप में आया, और कॉफी शॉप में वो कॉफी पी के अपने दोनों हाथ के पांचों पांचों उंगली को डिस्प्ले कर रहा है कि देखो मैं जिंदा हूं। और उसके 15 मिनट बाद जो खामनेई है, उनका भी उसी कॉफी शॉप में वीडियो आ गया। जो आपका नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, किम जोंग, उनका भी उसी शॉप में आ गया, वो भी अपना पांच पांच उंगली दिखा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ एआई, है ना? जी तो सर। इसीलिए र्यूमर्स पे हम ना जाएं। अभी कंट्री के हेड को भी हम देख सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, डेथ तो इंडिविजुअल का होता है। ऐसे तो आप देखो, ईरान के कई सारे टॉप मोस्ट लीडरशिप को खत्म कर चुके हैं ये लोग। उसके बावजूद
उन्होंने इस तरीके का प्लानिंग किए हैं कि दे स्ट्राइक एट ए टाइम विथ 100 of drones एंड मिजाइल्स। और वो 100 के तरह जो मिजाइल्स हैं वो भी जो है कुछ ऐसे मिजाइल्स उन्होंने बनाए हैं जो अपना रूट को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे नागिन डांस में हम लोग देखते हैं, इंडियन शादियों में नाच होता है, द मिसाइल्स आर प्लेइंग सच काइंड ऑफ मैन्यूवर इन द स्काई। तो ये तो साइंस है, और साइंस इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए वेरी बैड मास्टर एंड ए गुड सर्वेंट। तो वी आर सीइंग द यूज ऑफ साइंस एज ए मास्टर हियर। सर ऑयल हम और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा सर? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये आपका अप्रैल में ही $150 तक पहुंच जाएगा। और गोल्ड सर? गोल्ड और सिल्वर को सेफ हेवन कहा जाता है। तो लोग जब भी एक जगह से इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालेंगे तो उधर मूव करने का कोशिश करेंगे। लेकिन आप समझ जाओ कि ये जो एक्चुअल में मूवमेंट है, इसमें लॉजिक कम होता है, और इसमें जो है फ्रॉड जो मूवमेंट से वो ज़्यादा होता है। और आपको ये समझना पड़ेगा, है ना। ये जितने कंट्रीज लड़ाई कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली पीपल हैविंग लेस आईक्यू। हमेशा यूएस के प्लान को आपको समझना है। यूएस सारे ऑयल रिजर्व बढ़ाना चाहता है, गैस रिजर्व बढ़ाना चाहता है, डॉलर के टर्म पे हर जगह पे जो है ट्रांजिशंस हो। तो ये इतना भी कम प्लान नहीं किए होंगे। तो ये अपना गोल्ड के अगर वैल्यूज को खुद ही बढ़ा रहे हैं तो समझ लेना गोल्ड का रेट बढ़ेगा। अगर ये मानो बीच बीच में गोल्ड का सेल आउट कर रहे हैं तो एक एक दिन में आप देखना गोल्ड और सिल्वर 10,000, 15,000, 30-40 हजार भी गिर जाता है, सिल्वर खास करके। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। और जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी है कि अगर आप बंदर बेचना चाहते हो तो पहले कोई कंपनी आके आपको कह रहा है कि हम आपके गांव से बंदर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपके गांव में बहुत सारे बंदर हैं जो बच्चों को काट रहे हैं, और हम उनको 500-500 रुपए देके आपसे खरीदेंगे। तो जो गांव वाले परेशान होते हैं वो फिर क्या करते हैं, बंदर को पकड़ने का कोशिश करते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट 500 रुपीज। तो कंपनी इसी का फायदा उठा के उनको जाल भी बेचता है, बंदर को खाना खिलाने के लिए चारा भी बेचता है, और अल्टीमेटली ट्रांजिशंस बढ़ बढ़ के बंदर का रेट 1,500-2,000 हो जाता है। और गांव वाले किसी भी तरीके से बंदर बेचना चाहते हैं, एंड में ऐसे सिस्टम होता है कि वो खुद बंदर को 1,500-2,000 में खरीद लेते हैं और कंपनी तब तक बंद हो जाता है। शेयर मार्केट का जो मैंने स्टडी किया है, शेयर मार्केट नेवर मूव्स विथ एक्चुअली स्टोरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको भी मैनिपुलेट करने वाले बहुत लोग हैं। तो इसीलिए ध्यान देना है, जब आपको कोई सब्सटेंशियल बेनिफिट मिल चुका है, किसी ने गोल्ड 60,000 में, 50,000 में इन्वेस्ट किया था, तो ही शुड डेफिनेटली प्रोटेक्ट हिज मनी। 60% तो बेच के निकल जाना चाहिए, बिकॉज यू आर गेटिंग ए वेरी गुड प्राइस राइट नाउ। और बाकी जो है रिस्क ले सकते हो, थोड़ा सा प्रूडेंटली काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेकुलेशन कोई सिस्टमेटिक स्पेकुलेशन नहीं है। इट कैन रीच 2 लाख ऑल्सो, लेकिन ये 2 लाख के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये वार के बहाने अपने कोई भी एसेट्स को बेच सकते हैं, कोई भी चीज को बढ़ा सकते हैं, और ये सारे अभी होगा। क्योंकि हमें अगर लगता है कि युद्ध जो है बिना सोचे किया जाता है, तो ये गलतफहमी मत पालिए। जैसे हमारे देश में कोई आपदा आता है तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, होर्डिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, चोरी करते हैं, ये नहीं सोचते कि ये अपने लोग हैं। कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कई लोगों का बॉडी भी नहीं मिला। जो मेडिसिन 10 रुपए का हुआ करता था, रामडेसिविर टाइप का मेडिसिन 1-1 लाख रुपए में भी बेचा गया है। ऑक्सीजन के सिलेंडर का क्या हाल था आपको पता है। तो आप मत सोचिए कि युद्ध के टाइम में इंसान ईमानदार बनेगा। इंसान एक ही एनिमल ऐसा है जो कभी भी ईमानदारी नहीं किया है, जिसके बेईमानी के किस्से कभी भी कम नहीं होते हैं, हमेशा कोई और ज्यादा बेईमान बन जाता है। तो आप देखो यहाँ पे जो ब्रदरहुड कहते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक दूसरे को हेल्प करने वाला, ये सारे फेक जो है मेथड्स हैं। कोई ना कोई इससे भी फायदा उठा रहा है, वो अपना ऑयल रिजर्व को बेच के पैसा कमा रहा है, वो अपना वॉरफेयर में सामान बेच के पैसा कमा रहा है ना। इसी के चलते कोई जो है पता चला वार प्लेन्स बना रहा है, मिसाइल्स बना रहा है, ड्रोन बना रहा है, और वो सेल कर रहा है। और खाली यहाँ पे नहीं है,
आप अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को देखोगे और वर्ल्ड के अभी करेंट सिचुएशन को देखोगे तो ताइवान में भी हालत खराब है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का ऑलरेडी जो है सिचुएशंस बहुत ही खराब स्थिति में है। जापान के ऊपर भी कभी चाइना जो है अटैक कर सकता है। इंडिया के साथ भी किसी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये और, इम्पॉसिबल नहीं है और ये और बहुत यूक्रेन जल्दी, रशिया तो चल ही रही है 4 साल से हाँ ऐसा। तो ये बहुत जल्दी जो है बहुत खराब रूप ले सकता है। और पहले इकोनॉमिकली ये जो है चीजों को करेगा। जैसे ही फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो आप खुद ही देख लो, उससे आपका ट्रांसपोर्ट में खर्च ज्यादा आ जाएगा। आप एरोप्लेन का टिकट देख लीजिए, उनका क्या हाल हुआ है, जहाँ फ्यूल से आपका वो सरचार्जेस लग रहे हैं सर्विसेज सर। बंद है ना। तो ये कॉमन सेंस है। आपने देखा था कोरोना के टाइम में भी, आपने अभी भी देखे हो। हर चीज में जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होता है तो उसका रिपरकेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होता है कॉमन लोगों के लिए। अमीर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो करोड़ों में कमाते हैं वो मार्केट गिरता है तब भी कमाते हैं और बढ़ जाए तब भी कमाते हैं। दे नो हाउ टू एक्चुअली गेट बेनिफिट ऑफ एवरीथिंग। और उनके लिए लड़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। इट इज ए गेम फॉर देम, है ना। ये वही लोग हैं जो एप्स्टीन आइलैंड में जाके छोटे बच्चियों का खून पीते थे। और ये खून पीना इकोनॉमिक्स का एक सिनोनिमस टर्म है। ये मर ही रहे हैं। अब ईरान में इतने लोग मर गए हैं। यूएस का 15-16 जो है आपके सैनिक मर चुके हैं। कुवैत में लोग मरे हैं, लेबानन में मरे हैं। मर तो रहे हैं ना, स्कूल के बच्चियां मर रहे हैं। हॉस्पिटल में अटैक हो जाता है, उन्हें पता है लोग हॉस्पिटल में बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो एक बम में ज्यादा लोग मरेंगे। तो ये कोई ऐसा इंसान का एक्चुअल में फितरत नहीं है कि उसे नहीं पता है ह्यूमन का वैल्यू क्या है। उसने खुद तय कर रखा है कि मेरे लिए इन मौतों का कोई वैल्यू नहीं है। मुझे अल्टीमेटली एक कंट्री के ऊपर सुप्रीमेसी देखना है, उसके एसेट्स को अपना बनाना है, फ्यूल का प्राइसेस का फायदा उठाना है, गोल्ड और सिल्वर का प्राइसेस का फायदा उठाना है, सभी के ऊपर रूल करना है, सभी के ऊपर मुझे जो है अपना टैरिफ लगाना है। तो ये जो माइंडसेट है, खाली आप मत सोचो कि दिस इज ए माइंडसेट ऑफ यूएस ओनली। दिस इज द सेम माइंडसेट ऑफ चाइना ऑल्सो। इजराइल इज ए स्मॉल कंट्री, उसका भी माइंडसेट इसी तरीका का है। और वो हमेशा जो है वर्ल्ड में किसी तरीके का पीस को डिस्ट्रॉय करके ग्रो करना चाहते हैं। ये माइंडसेट आपको शुरू से देखना होगा। एक ही कंट्री है यूएसए जो कहीं पे भी जाके अटैक कर लेता है और कहीं पे भी जाके वो अपना दबदबा दिखाने का कोशिश करता है। अभी उसने उस कंट्री से वेनेजुएला से राष्ट्रपति को उठा लिया था। अभी थोड़े दिन पहले कह रहा था क्यूबा इज ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, और कभी ग्रीनलैंड। मैं क्यूबा कभी अपना बना लूं। ग्रीनलैंड के लिए भी उसने कोशिश किया था। एंड दी सेम थिंग हैपेंस विद चाइना। कभी इंडिया का जगह हड़प करके बोलता है ये मेरा जगह है, कभी ताइवान का जगह हड़प करके ये मेरा जगह है बोलता है। छोटे छोटे कंट्री को पैसा दे दे के उनका बंदरगाह खरीद लेता है। जितने रेयर अर्थ के मेटल्स हैं, जितने क्रूड ऑयल्स हैं, सब वो बेतहाशा खरीद के स्टोर करता जा रहा है। तो ये कौन सा माइंडसेट है कि मैं ही प्रोस्पर करूं और बाकी सारे बर्बाद हो जाएं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो भी गोल्ड में इन्वेस्ट किए हैं, जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, अगर आपको इस वजह से कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो टेक हाफ ऑफ दैट प्रॉफिट, बाद में काम में आएगा। आप मेरे सलाह को याद रखोगे, क्योंकि आप इतना आसानी से पैसा नहीं कमा सकते हो जितना ये ट्रम्प कमा सकता है या कोई और कमा सकता है। क्योंकि उनके हाथ में कंट्रोल है। आप अगर पता है आपको कि ये पर्टिकुलर शेयर 20% गिरेगा तो आप उससे 20 गुना पैसा कमा सकते हो। दो जो ट्रेड इन शेयर मार्केट दे नो दिस, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, यू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग विंडफॉल गेन इन बोथ द केसेस। जैसे रिलायंस के बारे में कहा जा रहा है, अभी $200 भी हो जाए, द ओनली कंपनी हु विल हैव लॉट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ दिस वार इज रिलायंस। क्योंकि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मैक्सिमम बिजनेस उसके हाथ में रखा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी 1350-1400 के रेट में आपको मिल रहा है। एंड मार्क माई वर्ड्स, एट द एंड ऑफ दिस वार दिस शेयर विल बी ट्रेडिंग अराउंड 1800 रुपीज। तो ये आपके लिए सोच का विषय है। जब आपको मई में मिलेगा कोई शेयर 1000 रुपये में, 1200 रुपये में, तो आप उस टाइम में जो पैसा गोल्ड बेच के अभी रखे हो ना, सेफ रखो उसको एंड यूज देम इन द मंथ ऑफ मई, एंड यू विल डेफिनेटली गेट ए लॉट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। तो हम देखते हैं, ये तो आपका ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आप वो देख रहे हो कि कैसे पीस को डिस्ट्रॉय करने वाला प्लानिट का टाइम है। जैसे थर्ड हाउस है, सैटर्न इज द प्लानेट विच विल एक्चुअली मेक द पीस वेरी कॉस्टली।
तो सैटर्न का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे बताया था। तो आप देखो सैटर्न जो है अ, राहु का दशा चल रहा था, उसके बाद मर्क्यूरी का था, तो मर्क्यूरी का देखिए नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है, तो इसीलिए सैटर्न का प्रोमिनेंट रिजल्ट मिल रहा है, ये थर्ड हाउस वाला रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है। ऐसे ही कोई भी वारफेयर होता है तो आप देखो एट्थ हाउस में जब भी आप देखते हो तो एट्थ हाउस एक्चुअल में किस्मत को खराब करता है ना, किसी के भी किस्मत को खराब करने वाला प्लानेट। और जो शनि है वो खुद ही खराब स्थिति में है, जो किस्मत को रिप्रेजेंट करा है नाइन्थ हाउस। तो शनि जब भी आपका डेबिलिटेटेड होगा, मैं बार बार कहता हूँ डेबिलिटेटेड प्लानेट से बच के रहना है। तो सैटर्न डेबिलिटेटेड है, सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद आप देखो यहाँ राहु भी चंद्रमा के हाउस के साथ लिंक्ड है, और जो आपका पोजीशन है वो भी आपका ये एक्सिस है। तो ये सारे चीजें इस वार को आगे लेके चलेंगे, और इस वार का एंड का जब बात हम करेंगे तो विल गो टू द नेक्स्ट दशा। व्हाट इज द नेक्स्ट दशा? जुपिटर के बाद कौन सा दशा आएगा? सैटर्न। शनि का दशा आएगा। तो शनि के दशा में शनि शनि और शनि ये तीनों चलेंगे 6-7 महीना। तो आप देख लो शनि किसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये भी बहुत खतरनाक दशा है। शनि विल गिव द रिजल्ट ऑफ नक्षत्र लॉर्ड कौन है? वीनस। ठीक है। वीनस का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा शनि। और वीनस कहाँ पे है? वीनस इज इन द 7th हाउस। वीनस वो शनि का ही साइन है, और शनि 6th का लॉर्ड है और 7th का लॉर्ड है। तो एक मारक हाउस का स्वामी है, एनिमी हाउस का स्वामी है। तो सैटर्न विल बिहेव एज द एनिमी, और इसका रोल भी यहाँ पे वही है। तो सिचुएशंस धीरे धीरे इंप्रूव होगा, ग्रज लेकिन रहेगा, और ये लड़ाई फिर से एस्केलेट होगा। ये कोई खत्म होने वाला लड़ाई नहीं है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। वो प्रॉब्लम ऐसे हो जाएगा, लोग निगोशिएट करेंगे, प्रेशर बनाएंगे, चीजें थोड़े दिन के लिए शांत हो जाएगा, बट इट विल कीप ऑन रनिंग फॉर एटलीस्ट 2-3 इयर्स। क्योंकि शनि का ये जो मंगल के साथ स्थिति होगा ये 2 साल और रहेगा, है ना। उसके बाद भी वो मंगल के पास जा रहा है। वेरी बैड सिचुएशंस आर देयर इसके लिए। तो ऐसे ही हम अगर यूएस के बात को देखेंगे तो हम यूएस का भी स्थिति को देख सकते हैं कि जो लीडरशिप यहाँ पे शो कर रहा है उस लीडरशिप को किस तरीके का चैलेंजेस मिलेगा। लेकिन आज ना हम और डिस्कस नहीं करेंगे इसके ऊपर, ये काफी हो गया। आपको मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है वो बता रहा हूँ, और ये कोई आपका रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं है। ये आपके चार्ट में वो सारे चीजें रिफ्लेक्ट होगा जो आपके लाइफ में हो रहा है, और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर चीज का जो है आपको एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जिसका आप रिप्लाई बना सकते हो, और लाइफ में रिप्लाई बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल रूल्स मैंने बता दिया है ना। कई बार लोग जो हैं सवाल पूछते हैं। आज जैसे एक जगह पे किसी ने लिखा था कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनका अगर मून डेबिलिटेटेड होगा या अफ्लिक्टेड होगा तो दे आर ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स, है ना। इलॉजिकल बात लोग करते हैं। अब भाई एस्ट्रोलॉजर कैसे बनेगा एक इंसान? उसका बुध सही होना चाहिए, उसका जुपिटर सही होना चाहिए, उसका केतु सही होना चाहिए। तो जुपिटर सही का मतलब एक्जल्टेड जुपिटर। एक्जल्टेड जुपिटर का डिस्पोजिटर चंद्रमा है, तो डिस्पोजिटर अच्छा होगा। ऐसे ही बुध सही होना चाहिए का मतलब 6th हाउस में अच्छा प्लानेट होगा। तो 6th हाउस से गेन हाउस कौन सा होता है? वो भी चंद्रमा का हाउस है। तो गेन का लॉर्ड अच्छा होना चाहिए, तो अच्छा मरकरी का मतलब मून भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही केतु कहाँ पे एग्जल्टेड होता है? केतु आपका एग्जल्टेड होता है 8th हाउस में। तो केतु का गेन कौन सा हाउस है? 6th हाउस है, मरकरी का एग्जल्टेशन, है ना। तो ये तो आपस में लिंक्ड है। केतु सही होगा तो इंट्यूशन सही होगा। इंट्यूशन कब सही होता है? इंट्यूशन सही होगा जब आपके 5th हाउस में किसी भी अच्छा प्लानेट का जो है रिलेशंस बनेगा। क्योंकि मैं बार बार बताता हूं कि प्राइमरी हाउस ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, उसके रिजल्ट को एनहेंस करता है दृष्टि। अच्छे प्लानेट का दृष्टि होगा तो और बढ़ेगा, खराब प्लानेट का दृष्टि होगा तो खराब हो जाएगा। 2nd हाउस पैसे का घर है, उसके ऊपर जुपिटर का दृष्टि हो गया, वीनस का दृष्टि हो गया, मर्क्यूरी का दृष्टि हो गया। तो इसका मतलब 2nd हाउस एनहेंस हो रहा है। पैसा कमाने के लिए बात कर रहे हो लेकिन आप प्राइमरी चीजों को देख नहीं रहे हो। 2, 5, 9 एंड 11 धन योग बनाते हैं।
टू का लॉर्ड 5 में हो गया, 5 का लॉर्ड 2 में हो गया, फिफ्थ वाले का 2 पे एस्पेक्ट हो गया, नाइन्थ का 2 पे एस्पेक्ट हो गया, तो आप पैसा कमाओगे। फिफ्थ का मतलब आप अपने इंटेलिजेंस से पैसा कमाओगे, क्रिएटिविटी से पैसा कमाओगे, जो भी आप सीखे हो उसी से पैसा कमाओगे। आपके अंदर बिजनेस एक्यूमेन होगा, क्योंकि फिफ्थ नेक्स्ट हाउस में बिजनेस वाला लॉर्ड जो है एग्जल्टेड होता है। मैं हमेशा कहता हूँ टू का मतलब उस चीज को आप बढ़ा रहे हो, 12 का मतलब उस चीज को आप घटा रहे हो। तो आप बताओ, कालपुरुष कुंडली में मरकरी कहाँ पे एग्जल्टेड होता है? 6 नंबर घर में। 6 नंबर में। तो जिसका 5 नंबर अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिकली मरकरी भी अच्छा रिजल्ट देगा अगर उसके आगे है ना। आपका जी। इंटेलिजेंस होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए। आपका क्रिएटिविटी कब होगा? जब आपके मन में पीस होगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस पीस का हाउस है। तो पीस जितना होगा, आप अपने अंदर जितना कंटेंटमेंट होगा, आप कोई नया चीज को उतने आराम से सीख सकते हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ पैसेंस चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। बहुत सारे लोग हैं, थोड़े से ही प्रॉब्लम में जो है बेचारे अपना लड़ाई झगड़ा छोड़ के उल्टा पांव भागते हैं। वो कुछ भी नहीं करते क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं है। छोटे छोटे बातों पे दे टेक डिसीजंस। तो मन कैसे स्थिर होगा? जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आपका ज्ञान होगा, आप उस सब्जेक्ट के बारे में जानते हो, तभी तो मन अच्छा होगा ना। क्योंकि जुपिटर वहां एग्जल्टेड होता है। कॉमन सेंस को कोई यूज नहीं करता है, कुछ भी फॉर्मूला पढ़ लिए उसको जो है लोग समझाने लगते हैं, तभी एस्ट्रोलॉजी का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। सिंपल रूल्स है, इसी रूल्स में ही दुनिया चलेगा। सर, हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे ट्रम्प इज एज अ बिजनेसमैन, वो हाँ तो जी। हर चीज ऑन अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, हम्म। क्योंकि उसकी ओरिजिनल नहीं तो सोने के ऐसे प्लेन कैसे बना लेता ट्रम्प। हाँ जी। टावर फालतू में सारी जगह बना लिए। तो हाँ जी। हाँ जी। थिंकिंग ऑन दैट, क्या हाँ, अमेरिका को वो आगे लीड कर जाएगा या नहीं? मतलब दैट इज वन अनदर एंगल। देखिए बात यह है कि जो राइट विंग वाला थिंकिंग है ना, अभी पूरे वर्ल्ड में हावी है। आर यू गेटिंग इट? हाँ जी। और राइट विंग थिंकिंग जो है वहाँ पे यूजुअली आपका जो पढ़ाई लिखाई और जो आपका साइंस है हम्म। या आपका जो लॉजिक है, वो लॉजिक फेल हो जाता है। वहाँ अच्छा। के लोगों को कोई भी पर्टिकुलर चीज को अचीव करना है तो दे डोंट हैव पेशेंस। उन्हें हम्म। चाहिए ओवरनाइट जो है अचीव हो जाए। और ये कोई एक सिंगल लॉबी नहीं है। ये हम्म। ट्रम्प इंडिया में ट्रम्प टावर बना रहा है का मतलब वी हैव बैकिंग ऑन हिज बिजनेसेस, है ना। हम्म। तो ये सारे चीजें जो है आपको समझना पड़ेगा। देयर इज ए लिंक बिटवीन ऑल द रिच पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जो भी रिच है दे आर फ्रेंड टू ईच अदर, है ना। करेक्ट। और हाँ। दे आर ऑल्सो एनिमीज टू ईच अदर, क्योंकि वो हम्म। सिर्फ वो रिचनेस के लिए दोस्त हैं। देयर वाज ए टाइम जब अनिल अंबानी का तुत्ती बोलता था, एवरीवन वाज टेलिंग गुड थिंग्स अबाउट अनिल अंबानी। आज के हाँ। डेट में कोई नहीं पूछता है उसको, ठीक है। ये जो करेक्ट। मेहुल चोकसी का बात हम करते हैं या नीरव मोदी का बात करते हैं, एक हम्म। टाइम था वो लोग किसी भी बॉलीवुड के स्टार को, एक्ट्रेस को जो है फेक डायमंड के रिंग दे के नचा सकते थे। हम्म। आज के डेट में वो कहाँ पे है कोई नहीं जानता, है ना। हम्म। में वो क्या कहता है, भाई मैंने रेड कॉर्नर नोटिस कर दिया है और आपका जो सबसे बड़ा रिच आदमी है अदानी को हम पकड़ लेंगे, वो हम्म। यूएस नहीं जा सकता, है ना। तो ये हम्म। जो इंटरनल चीजें चल रहा है, हम्म। ये कोई सिंगल इंसान का पॉलिटिक्स नहीं है। अच्छा। एक्चुअल में जो भी रिच है ना, रिच लोगों का एक्चुअल में टेक्निक यही होता है। क्योंकि आपका रिचनेस का क्या मतलब है? इट इज नॉट ए काइंड ऑफ रिचनेस वेयर ऑल द पीपल आर एक्चुअली बेनिफिटिंग। ये उस हम्म। तरीके का नहीं है, फैमिली में। ये क्रोनी कैपिटलिज्म है ना। यानी हाँ। बाकी लोग हमेशा खाने के लिए तड़पे और आपके पास जो पैसा हो उसका कोई लिमिट ना हो, करेक्ट। है ना। जैसे मोदी जी ने 2014 में कहा था ब्लैक मनी वापस ले आएंगे और हम्म। लोगों का स्विस बैंक में जो भी अकाउंट डिटेल्स है, ऐसा नहीं कोई डिटेल्स का कुछ कुछ रिपोर्ट नहीं आया। उसका हम्म। एक लिस्ट भी आया था, आपको पता होगा अमिताभ बच्चन का भी नाम था और लोगों का भी नाम था। आई हम्म। रिमेम्बर द लिस्ट, नेम ऑफ द लिस्ट, लेकिन वो आया हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? नोबडी हम्म। नोज, हम्म। है ना। तो हम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक बंदर जो है दूसरे बंदर को फांसी दे देगा। एट द एंड ऑफ द डे दे आर वेरी सेम पीपल फ्रॉम द सेम क्लैन। तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। करेक्ट। इसीलिए हाँ। आप देखना, यूजुअली जो अच्छे लोग हैं वो जेल में कई साल चले जाते हैं। वो हम्म। सोनम वांगचुक होगा, वो घुस गया तो घुस गया,
है ना। किसी को आपने टारगेट कर दिया तो एक दो लालू यादव होंगे जो जेल में चले गए तो चले गए। लेकिन हम्म। जो मोदी जी आपको ए फॉर आदर्श घोटाला, बी फॉर बुफर घोटाला, सी फॉर कोल घोटाला, डी फॉर कोई घोटाला करके बताते थे, उनमें से हम्म। 90% उन्हीं के ही पार्टी में है। हम्म। उन्हीं के तो पार्टी में, करेक्ट। इसीलिए तो इसीलिए हमें दुखी नहीं होना है। अच्छा। एक्चुअल में क्या होता है, जो भी कंट्री है ना, उसकी जनता का जो फितरत होता है, उसके लीडर का भी फितरत ऐसा ही होता है। हम्म। दे आर नॉट डिफरेंट पीपल। इस देश में अगर आपको 2 दिन कोरोना की वजह से घर में रहना पड़े, तो आप क्या करते हो? आपके पास अगर दाल चावल है तो उसको होर्डिंग करके कल उसको 3 गुना रेट में बेचते हो। मेडिसिन को रख के उसको 4 गुना रेट में बेचते हो। ऑक्सीजन सिलेंडर का सप्लाई बंद कर देते हो, है ना। जब ट्रेन में लोग जाते हैं तो आप जो है किसी ना किसी तरीके से वो जो लोगों को घर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए 500 के जगह पे 5,000, आपको पता है उस टाइम में ट्रक में भी लोग कैसे जाते थे, है ना। हाँ बिल्कुल, तो जब बुरी इस हालत। तरीके का माइंडसेट होगा लोगों का, तो फिर आप सिर्फ लीडरशिप को थोड़ी आप जो है कहोगे भाई यही खराब है करके, कुछ नहीं है। द पीपल डिजर्व द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दे गेट, है ना। हाँ। अब हाँ। एजुकेशन होगा लोगों के पास, लोगों के पास सबके साथ एक सिनोनिमस तरीके से बढ़ने का इंटरेस्ट होगा, तो फिर वो सभी को पढ़ाएंगे, सभी को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, और लोगों का ग्रोथ होगा ना। हम तो क्या कर रहे हैं आज के डेट में, जो प्रभा सैलरी जी, कमा रहे हैं हाँ जी। आपने एजुकेशन की बात की, तो ईरान हैज वेरी हाईली एजुकेटेड पॉपुलेशन, लाइक 80% ऑफ द पॉपुलेशन में हैव जी मास्टर्स डिग्री। जी जी जी। तो व्हाई आर दे स्टिल स्टक विद द जो रेजिम है उनकी, जो अयोतोला वाली, तो उनके लाइक दे हैव ट्राइड उससे बाहर निकलने का, बट दैट स्मॉल पॉपुलेशन इज एबल टू कंट्रोल द एंटायर इरानियन पॉपुलेशन, तो उसका एस्ट्रोलॉजिकली कैसे देखेंगे? एस्ट्रोलॉजिकली आप देखिए, यूजुअली कभी भी मेजोरिटी जो है ना वो पावर में नहीं रहते हैं। दी माइनॉरिटी आर ऑलवेज इन पावर। ठीक है, तो आप देखो सिया और सुन्नी का अगर आपको पॉलिटिक्स पता होगा, तो आपका लार्ज चंक ऑफ जो सिया पॉपुलेशन है वो आपका इसी में है। और बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो सिया को अपना गुरु मानते हैं, ठीक है। जी। और उनमें कोई फाइन डिफरेंस है, एक में जो है वो कहते हैं पैगंबर जो है एक्चुअल में भगवान का ही अंश है, और कोई कहते हैं कि आपका इस्लाम के ऊपर जो अधिकार है लोगों का होना चाहिए, तो कोई भी जो है वहां पे कंट्रोल करने के लिए आ सकता है वो पैगंबर वाला जगह पे, है ना। तो जो भी उनका अंडरस्टैंडिंग है उसी के अकॉर्डिंग वहां पे जो भी आपके लीडरशिप है, वो मेन तो रिलीजियस बिलीफ जो है ना, उसी के बेस पे वो लीडरशिप है। और अभी भी जो हम कह रहे थे कि वहां पे किसी तरीके का लोगों के बीच जो है स्ट्राइक हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, वो जो है अपना जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन आप देखो इतना बड़ा लड़ाई के बाद भी कोई इस तरीके का मेजर लड़ाई वहां पे नहीं हुआ है इंटरनल लेवल पे। आर यू गेटिंग इट? यस। इतने रिपोर्ट नहीं कर लोगों पा के रहे हैं लोग। इतने लीडरशिप मरने के बाद भी उल्टा लोग जो है अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में ना कुछ ऐसे रेस होते हैं जिनका हिस्ट्री बहुत ही पावरफुल होता है ना। जो किसी के पाँव तले कभी झुका नहीं है ना, उस इंसान मरते दम तक झुकता नहीं है। तो इनका एक मैं देख रहा हूँ, दे हैव सच काइंड ऑफ ए टेंडेंसी। हमारे तो बड़े बड़े लीडर भी जो है कई बार जहां पे बोलना भी चाहिए नहीं बोलते हैं। ट्रम्प ने लास्ट में कितने सारे ऐसे स्टेटमेंट बोला है जो डिग्रेडिंग है, किसी ने जवाब तक नहीं दिया है। लेकिन इस कंट्री को देखो, कितने बमबारी होने के बाद भी जिस तरीके का वो मैसेजेस और ट्वीट करते हैं। अभी उसके कोई लीडर ने ट्वीट किया था कि भाई ट्रम्प तू जो रोज रोज ट्वीट कर देता है, तो लड़ाई ट्वीट से तो जीतेगा नहीं, एक्चुअल लड़ाई करके तुझे जीतना पड़ेगा, और ये लड़ाई बहुत लंबा चलेगा। और हमारा कंडीशंस तुम्हारे लिए ये है कि पहले तो हमारा भरपाई करो, दूसरा जो है अनकंडीशनल माफी मांगो, और उसके बाद वो बीच बीच में एक नया मिसाइल डिस्प्ले कर रहे हैं। एक मिसाइल वो लेके वहां पे दाग भी रहे हैं, उनका वीडियो जाता नहीं है एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि जैसे हमारा इंडियन मीडिया है ऐसे वर्ल्ड मीडिया है, दे आर कंट्रोल्ड, है ना। सच्चाई आपके सामने नहीं आएगा, नुकसान बाद में पता चलेगा। और नुकसान हर कोई जो है भरपाई करेगा उसका, खाली अमेरिका वाले थोड़ी करेंगे, इजराइल थोड़ी करेगा। एट द एंड ऑफ द डे इंडिया, चाइना, रसिया, सारे पे करेंगे। तो आप जो सवाल पूछ रहे थे ना, वो लीडरशिप जो है कई बार होता है कि मैं अपने घर के इश्यूज में ना फॉरेनर्स का किसी तरीके का जो इंटरफेरेंस है उसको लाइक नहीं करूंगा। और ऐसे मोमेंट में हम लोग अपने देश का साथ देते हैं, है ना। आज के डेट में मानो मोदी जी खाली यही कहते हैं कि भाई
ट्रम्प जिस तरीके का बिहेव कर रहा है और इंडियन को जितना वो इंसल्ट कर रहा है, उसका बदला हम देंगे। तो आप देखो पूरे देश में जो है ट्रम्प के नाम पे पता नहीं कितने सारे जुलूस निकल जाएगा और क्या हो जाएगा। वो लीडरशिप के लेवल पे हम लोग चुप हैं क्योंकि हमारा लीडर कुछ नहीं बोल रहा है। तो ऐसे ही वहां पे भी है कि भाई फॉरेन का कोई लड़ रहा है तो ये मेरे देश के खिलाफ लड़ाई है, मेरा दुश्मनी बाद में। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है उनके चल रहा है। अदरवाइज दे हैव ए वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, लेकिन एजुकेटेड हैं और वो अपना एजुकेशन को शो भी कर रहे हैं, द काइंड ऑफ वारफेयर दे आर हैविंग। और जैसे मिसाइल्स वो डेवलप किए हैं और जो अकेले लड़ रहे हैं, कोई कभी सोचा भी नहीं था कि दे कैन फाइट अप टू दिस लेवल। हम इंडियन भी नहीं सोच रहे थे, है ना। जी। हमने हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ लड़ा, चाइना ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया उनको, हमारे 5-6 विमान गिर गए। उसके बाद ट्रंप ने उधर से रात को ट्वीट कर दिया कि भाई सीज फायर हो गया, और उसके बाद सीज फायर हो भी गया। हम कुछ कर रहे हैं और हमारे बिहाफ पे कोई यूएस से हमारे बारे में हर चीज में बोल रहा है पीस हो जाएगा, मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा कि तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। तो मुझे लगता है उसका भी दिमाग जो है खराब ही है ना। और वो पूरे दुनिया को अपने जो खराब दिमाग का शिकार बना दिया है उसने। सर उसको नो, पता ही उसके नहीं बाद है। नोबेल पीस प्राइज मांग रहे हैं और फिर दुनिया में लड़ाई चालू कर रहे हैं। तो होगा ही, उसी को तो पीस देंगे। हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, गुंडे पहले जो है लोगों को लड़ाते हैं और फिर उसके जाके लड़ाई सॉल्व करते हैं और क्रेडिट लेते हैं। राजनीति में भी यही होता है, पहले कौम के बीच लड़ाई करा दो, फिर कास्ट के बीच लड़ाई करा दो, रिलीजन के बीच लड़ाई कर दो, एंड में फिर आप जाके पीस भी बना दो कि भाई हमने इसको अरेस्ट कर दिया, हमने उसको अरेस्ट कर दिया। देखो ये जो भी आपके गांव के लेवल पे शहर के लेवल पे होता है ना, वो बड़े लेवल पे भी वही होता है। जब तक लोग लड़ेंगे नहीं, जब तक लोगों के अंदर दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, खाने के लिए सामान नहीं होगा, तब तक आप उनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। अभी मानो सभी के पास पैसा है, सभी के पास गाड़ी है, तो आप उनको क्या कंट्रोल करोगे। वो अपना ओपिनियन भी देंगे, अपना लाइफ को आगे भी बढ़ाएंगे। उस बेचारे को 5 किलो का राशन चाहिए तो वो आपके कंट्रोल में है। उसको कल अगर अपने ही नौकरी मिल गया, उसको लाइन में खड़े होने में इंसल्ट होने लगा कि नहीं जी भीख मांगना मेरे लिए इंसल्टिंग है, अब वो देख रहा है देश के 80% लोग भीख मांग रहे हैं तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं भी लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। यूजुअली जब बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं ना, तो फिर वो गलत काम करना गलत फील नहीं कराता है, आपको अच्छा लगता है। और ये टेंडेंसी होता है। और वो इस लाइन से कब बाहर निकलोगे, जब अच्छे एजुकेटेड हो जाओगे, जब आप जो है अपना ओपिनियन रख सकते हो, जब अपने लाइफ का डिसीजंस बना सकते हो। सुबह से शाम तक तो आपको किसी का हेल्प चाहिए, उठने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो फिर आप क्या प्रोग्रेस करोगे। तो इसीलिए ये एक बना बनाया सा सिस्टम है, इनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लोग जब तक अपना खुद का यूनिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ाएंगे कि दे हैव टू मेक देयर ओन फ्यूचर, और ये भीख मांग के, राशन लेके, सरकारी व्यवस्था में जो है हॉस्पिटल में जाके अगर सब कुछ सही हो जाएगा तो दैट विल नेवर हैपन। आप जिंदा रह सकते हो डिग्निटी के साथ जीवन जीने के लिए। यू शुड बी एजुकेटेड, यू शुड बी फाइनेंशियली वेल ऑफ, यू शुड हैव ए गुड, यू कैन से, बैकग्राउंड। तो ये सारे चीजें ओवरनाइट होता नहीं है। इसके लिए एक्चुअल में या तो लीडरशिप कुछ करे, या तो जो लोगों के बीच एक तरीके का आप कहते हो मास रिवॉल्यूशन होता है, वो चाहिए। अदरवाइज आप देखो जैसे चल रहा है सिस्टम ऐसे ही चलेगा। ठीक है। सर आज तो यूएस ने एक्चुअली टैरिफ्स रिलैक्स किए हैं ईरान पे। ईरान बोलता है मेरे पास तेल नहीं है बेचने के लिए तुमको। वो सो तो दे आर अभी एक्चुअली अभी वो कॉर्नरिंग अस चलता है। फ्रॉम द फ्यूल मार्केट। वो लड़ाई से बचने के लिए और अपना नाम को खराब होने से रोकने के लिए दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। क्योंकि आप देखो ओवरऑल अगर सारे कंट्रीज के शेयर मार्केट गिरेंगे, कंपनीज को लॉसेस होगा, तो सभी को पता है कि उसके पीछे ये लड़ाई जो है रोल प्ले कर रहा है। और चाइना का बेनिफिट को रोकना चाहता है यूएस। उसका तो अभी टारगेट ऐसा नहीं है, उसने सोचा था कि ईरान को मैं 3-4 दिन में कंट्रोल कर दूंगा, जो फेल हो गया। अभी वो कह रहा है जैसे हम यूक्रेन को हेल्प करते हैं, ऐसे वी कैन से दैट रसिया एंड चाइना आर हेल्पिंग इन ए स्मॉल मैनर। तो ये सारे स्टेटमेंट इसीलिए आ रहा है कि एवरीबॉडी नोज व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन। देखो दो लोग जब भी लड़ेंगे ना, तो जिसको भी ज्यादा बेनिफिट हो रहा था वो देखेगा कि मेरे को उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, मेरे बदले चाइना को बेनिफिट हो रहा है या किसी को बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, पहले वो जो रीजन है उसको कंट्रोल करेगा ना। तो व्हाट इज द रीजन, फाइटिंग इज द रीजन।
तो फाइटिंग को बंद नहीं कर सकता, ईगो इन्वॉल्व है। कल सुबह ने राइट। तो ट्रम्प बोल देता कि भाई आई एम सॉरी और मैं इजराइल के कहने पे ये किया, लेकिन दीज पीपल आर वेरी गुड एंड विल कॉम्पेंसेट। एक दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगा, पता चला शेयर मार्केट 4,000 पॉइंट बढ़ जाए, एक हफ्ते में वो 26,000 27,000 पे फिर पहुंच जाएगा जो लेवल पे था। लेकिन ऐसे थोड़ी ट्रम्प कह देगा एक दिन में कि हाँ जी हमारा गलती हो गया। ईगो। वो तो दूसरों का क्रेडिट भी खुद ही लेता है सब। हाँ तो ठीक है, तभी मैं कह रहा प्रवर हूँ। जी, तो उनका प्लान है कि स्टॉक मार्केट को क्रैश करना है, बिकॉज उनकी सारी एसेट्स उन्होंने स्टॉक मार्केट से निकाल दी है, एंड दे वांट them एक्चुअली द stock markets to crash so that land and buildings become more valuable in investment. So this is हाँ भी, not accidental game. It is by design. मैं कहाँ पे ये हो रहा है? यूएस में उन्होंने, आप देखेंगे उनके साथ जो भी साथियों है उन लोगों ने सारे स्टॉक मार्केट से पैसे विड्रॉ कर दिए हैं. So they want the stock market to crash and they want the other assets to become more valuable like buildings and land. Real estate. मैडम ये मैं शुरू में यही बताया था कि यूजुअली द पीपल हु हैव कंट्रोल ओवर द शेयर मार्केट दे कैन अर्न बाय एनी मीन्स। अगर वो शेयर मार्केट 24,000 से 40,000 में चला जाए तब भी वो जितना पैसा कमाएंगे 24 से 16 में भी उतना ही कमाएंगे। इट इज ए बेनिफिट इन एनी वे। जिसको इंफॉर्मेशन पता है ना, उन्हें पता है, वो बाद में खुद ही अपना शेयर बायबैक करेंगे। बात समझ रहे हैं? और क्रैश कराएंगे, This बायबैक करेंगे। crashing the stock market is by design. It is not by accident. वो हमेशा होता है, इट इज ऑलवेज बाय डिजाइन। आप देखो जो हमने कोरोना के टाइम में देखा था, स्टॉक मार्केट का जो भी हुआ था, उसके पीछे लॉजिक कोई नहीं निकाला कि कहाँ से वो वायरस बनाया गया था, कौन से लैब में वो डेवलप हुआ था, वेदर चाइना वाज बिहाइंड इट और नॉट। लेकिन क्या हुआ उसमें? शेयर मार्केट गिर गया और फिर 6 महीने के बाद जिस लेवल में था उसी लेवल पे आ गया। जी. पूरी रिग्ड 2008 में भी, गेम है ऐसा। 2008 में भी वही हुआ था। हमेशा लेवल शेयर का। मार्केट ऐसे ही चलता है। जब आपको बेनिफिट हो जाता है तो जो कंपनी अपने अपर लेयर में शेयर बेच देते हैं वो बाद में बायबैक भी करते हैं अपने फैमिली मेंबर के नाम पे। जो इनसाइडर ट्रेडिंग है इसी को कहते हैं। आपके सर पास इजराइल भी तो इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो को कंट्रोल कर रहा था ना, इसीलिए तो गोल्ड इतना ऊपर गया। क्रिप्टो को नीचे गिरा दिया इन्होंने। वो तो होता ही है। ये पैसा कमाने का अलग अलग जरिया है, चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे वो ऑयल हो। आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, देखिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, अभी मैं ये शेयर मार्केट के बारे में और इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ओवरऑल दिस इज ए मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर द होल वर्ल्ड। ये लड़ाई जो है हमारे लिए सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये एक्चुअल में किसी का अगर प्रमोशन होना होगा, किसी को अगर पे कमीशन मिलना होगा, तो दे थिंग्स विल बी डिलेड। जो लोगों का खर्च बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट और लोन्स लेगा, हमारा लोन लायबिलिटी बढ़ जाएगा, रुपया डी वैल्यू हो जाएगा तो हमको और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इन्फ्लेशन होगा, कई सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन वो हमारे लिए है। रियल इम्पैक्ट जो है गरीबों के ऊपर हमेशा होता है, लेकिन अमीर का क्या है? उसका तो 200 करोड़ अगर 10 करोड़ भी हो जाएगा ना, उसे पता है कि आगे मुझे इसी शेयर में इन्वेस्ट करके 400 करोड़ भी करना है। दे कैन वेट एंड वॉच। उनका कुछ नहीं होने वाला है, वो रुपया का कोई वैल्यू थोड़ी होता है, जितना जीरो लगा लो। वो तो छाप ही रहे हैं। यूएस का जो बॉन्ड सिस्टम है वो उसका बैकबोन है, उसी के ऊपर तो अटैक किया जा रहा है। ये जो कह रहा है युआन में पे करो और ऑयल ले लो, तब देखो आपने यूएस आज ही डिक्लेयर कर दिया कि नहीं हम आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। उसके ऊपर नहीं लगाएगा, कहेगा कुवैत वगैरह जो है वो भी अपने रेट में बेचें, रसिया भी बेचे। तो रियल इम्पैक्ट होने लगा है। कितने दिन में? 10-20 दिन में गिड़गिड़ाने लगे हैं लोग। कहीं पे गैस का कमी है, कहीं पे पेट्रोल का सर कमी दो है। दिन एलपीजी नहीं था, बैंगलोर के बॉम्बे के रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे आ गए हैं। वो अभी 10% उन्होंने जो है एलपीजी का चार्जेस भी लगा रहे हैं। कई सारे रेस्टोरेंट में आप जाओगे तो वहां पे वो लिखे हुए हैं इतना परसेंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फॉर द गैस खर्च, है ना। वो छोड़ पिछले दीजिए, आप देखो ये सारे एक्चुअल में दिस इज योर वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना। आपको ये समझना होगा कि जहाँ पे भी पीस ब्रेक होता है तो उसका दो तीन तरीका होता है। देश में अंदरूनी लड़ाई होता है और फॉरेन कंट्रीज में एक दूसरे देश के खिलाफ लड़ाई होता है। और जब लड़ाई होता है तो एसेट्स को अटैक किया जाता है, किसी भी देश का मोरल को डाउन किया जाता है, और इन द एंड जो भी उसके वजह से चीज़ों का कमी होता है उसी पे बिजनेस किया जाता है। एक एक दिन में जो है
आपका ऑयल का प्राइस जो है 1200-1300 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिसको शेयर मार्केट पता होगा वो आराम से एक सिस्टमेटिक वे में पैसे को 10 गुना कर सकता है, 5 गुना कर सकता है। बट इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ प्लानिंग। उसको जो है हेजिंग करके खेलना पड़ेगा कि आपको जो है कॉल और पुट दोनों लेके, आप देखो कॉल का प्राइस 3 गुना हो गया है और पुट का प्राइस जो है 1/3 हो गया है, यू विल ऑलवेज बी इन प्रॉफिट। तो आप देखो बीच में अभी 272-73 रुपये में आ गया था आपका नेचुरल गैस, तो आई बॉट 2 लॉट्स अप्रैल वाला उसका। 2 दिन में वो 37 पे गया, 22 के रेट में खरीदा था, 2 दिन में 37 पे पहुंचा। तो आप अगर उस चीज को नोट करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज दिस विल ओनली एंड विद डिस्कशंस। और मेरे हिसाब से डिस्कशंस कभी किसी को कोई भी वैल्यू नहीं देता है। पूरे देश में एस्ट्रोलॉजी का डिस्कशन चल रहा है ना, कहीं पे यूट्यूब ढूंढ लो, कोई भी आप फेसबुक ग्रुप देख लो, एवरीबॉडी डिस्कसिंग एस्ट्रोलॉजी। लेकिन क्या है, एस्ट्रोलॉजर खुद ही जो है अपना हालत खराब है उसका, वो क्या प्रिडिक्ट करेगा दूसरे के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है देयर शुड बी लेस डिस्कशन एंड देयर शुड बी मोर एक्चुअली गेन एक्शन। आउट ऑफ द सिचुएशंस। और जो कि अमीर लोग करते हैं, वो हमारे तरह डिस्कस नहीं करते कि ये इतना हो जाएगा वो उतना हो जाएगा। आप अभी सोच रहे हो गोल्ड बेचेंगे या और खरीदेंगे, वो अपना बेच के बैठे होंगे, उन्हें पता है कि 1 महीने के बाद गोल्ड का रेट को 1 लाख में ले आएंगे तो फिर ये इन्वेस्ट कर लेंगे, बिकॉज दे हैव द कंट्रोल ओवर द प्राइस। हमारे पास कंट्रोल नहीं है, हम तो गाड़ी जहां जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। ये जो समझ गया ना, वो रिच लोगों को आराम से जो है एक दिन हरा पाएगा। उनका माइंड सेट ही अलग है, वो बातें नहीं करते हैं, दे बिलीव इन एक्शंस। उसके लिए पढ़ाई लिखाई थोड़ी करना जरूरी है, कोई 4 क्लास पास किया है, कोई क्लास 9 पास किया है, एंड दे हैव ऑल दी पावर। कितने पीएचडी करके लोग जो है 50,000 का नौकरी कर रहे हैं कुली के लिए और उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एजुकेशन का वैल्यू कुछ नहीं है, इंटेलिजेंस हमेशा सुप्रीम होता है। और इंटेलिजेंस के साथ एक्शन मिल जाए मंगल, तो वो तो सुप्रीम से भी ऊपर होता है। लड़ाई तो होगा ही। इतने सारे वेपन्स बना रखे हैं किसके लिए? किसी के शादी में थोड़ी हम जो है बारात में उसको यूज फुटाएंगे, करने के लिए। सभी को पता है दी नंबर ऑफ वेपन्स वी हैव टिल डेट। वो ये अर्थ को जो है 1000 टाइम्स जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है, एक ही अर्थ है। यानी हम जितने बनाए हैं उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसके 1000th में भी हमारा काम हो जाता है। फिर क्यों बना रहे हैं? पावर शो करना होता है ना? तभी तो और लोग खरीदेंगे, फिर आप लड़ाओगे कैसे? आप 20 साल पहले जो वेपन्स बनाए थे उसको तो आप यूज नहीं कर सकते, आपका तो टेक्नोलॉजी बदल गया है। तो हैव टू सेल देम टू क्यूबा, सेल देम टू ईरान, टू इराक। जो चीज आप बनाते हो उसको बेचना है। जैसे चाइना है, इंडिया जब चाइनीज प्रोडक्ट को बैन किया था, तो जो आपके हैंडबैंड वगैरह यूज होता था, चाइना उसी को बना के उससे ज्यादा पैसा कमा लिया, उसमें लिखा था बैन चाइना। है ना? तो इसीलिए बेटर टू स्टॉप डिस्कसिंग। और जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, ये शुड बी वेरी यू कैन से सिस्टमेटिक इन योर प्लानिंग। और अभी बुरे टाइम में यूजुअली जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैश इज द किंग, ये वॉरेन बफेट बार बार कहता है। व्हेन द सिचुएशन इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन एंड इट इज फॉलिंग, तो नेवर कैच ए फॉलिंग नाइफ। तो अभी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है, लेट देम फॉल। और फॉल होने के बाद यू विल गेट ए टाइम इन द मंथ ऑफ जून। मई में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दिस वार विल डेफिनेटली कंटिन्यू टिल दैट June 8th, ये याद रखिए। और उसके बाद सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करिए एंड विल स्टार्ट ए न्यू सीरीज ऑफ डिस्कशन टुमारो। कल जो हमारा टॉपिक होगा, वो मैं जो नया आपको बताया था, दशा सिस्टम, लक्ष्मी लग्ना, श्री लग्ना को इंटरप्रेट करने के लिए सुदशा दशा। तो आई विल हैव ए लेक्चर ऑन दैट एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दैट। और ज़्यादा डिस्कशन मत क्या करो, लाइफ में अप्लाई क्या करो अपना जो भी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, दिस इज द टाइम टू अप्लाई। काफ़ी हमने पढ़ लिया, इतने सारे मैंने मेथड बता दिया, याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। किसी का भी चार्ट देखो और अप्लाई करो। ठीक है, तो आप सभी को नमस्कार। और कल फिर हम नमस्कार, 9 थैंक बजे यू सो मच। Thank Thank you, you, sir. sir. Very interesting class today, sir. Very Thank nice, you. nice discussion. Thank ओके। you.